presentation on the data transmission media। तो इंट्रोडक्शन में ये है कि डेटा ट्रांसमीटर मीडिया वो होता है जब हम केबल को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। जैसे कि हम लैब में जाते हैं तो सबके पास एक अपना एक सिस्टम होता है जिसको हम वर्क करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वर्क स्टेशन। अगर किसी के पास एक अपना एक सेटअप है, सिस्टम है, तो उसको हम कहते हैं वर्क स्टेशन। जब हम वर्क स्टेशन को एक दूसरे से जोड़ते हैं तब हम लोग कहते हैं कि डेटा ट्रांसमिशन मीडिया कर रहे हैं। इसमें क्या है कि वर्क स्टेशन, जैसे कि मैंने बताया आपको, एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम होता है जो कि बेसिकली डिजाइन होता है एक सिंगल यूजर के लिए। और जो हमारा डेटा ट्रांसमिशन मीडिया है वो दो तरह का होता है, एक होता है गाइडेड मीडिया और एक होता है अनगाइडेड मीडिया। तो हम गाइडेड मीडिया में जाते हैं। गाइडेड मीडिया में पहला आता है हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है? ये 2 कंडक्टर्स होते हैं जो कि मेड अप होते हैं हमारे कॉपर के। कॉपर के इसलिए होते हैं क्योंकि सबसे अच्छी जो ट्रांसमिशन होती है वो वैसे सिल्वर में होती है, लेकिन सिल्वर हर किसी का अफोर्ड करना वो नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए हम कॉपर का यूज करते हैं। और कॉपर का यूज करते हैं तो उसमें इंसुलेशन भी होता है दोनों में। अगर दोनों में इंसुलेशन नहीं होगा तो वो दोनों चिपक जाएंगे तो उससे शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं, इसीलिए दोनों के ऊपर इंसुलेशन होती है ताकि कोई छुए भी तो उसको करंट ना लगे। एक लेयर होती है उसके ऊपर। ये दो तरह की होती है, एक अनशिल्डेड होती है और एक शिल्डेड होती है, जैसा कि आपको पिक्चर में दो दिख रही है। उसके बाद इसके एडवांटेज है, ट्विस्टेड पेयर केबल के एडवांटेज क्या है कि इजी टू मेंटेन, कहीं भी ले जा सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं, इसको इजी बहुत आसान है मेंटेन करना। दूसरा ये फ्लेक्सिबल होते हैं, अगर ये मुड़ भी गए तो उतनी कोई दिक्कत नहीं है कि ये टूट जाएगा ये हो जाएगा, वो फ्लेक्सिबल होते हैं। और तीसरा है कि ये लो वेट होता है। और फोर्थ वन इज लेस एक्सपेंसिव होता है बिल्कुल, क्योंकि इसमें कोएक्सियल होता है, हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, तो उतना महंगा नहीं आता और सारे घर में यूज करते हैं उसको, हेलिक्स स्ट्रक्चर का होता है। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज ये है कि हम इसको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज नहीं कर सकते, मतलब दूर दूर के लिए अगर हमें यूज करना है तो वो नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक घर या एक सिर्फ नॉर्मल रूम के लिए यूज हो सकता है। दूसरा है कि ये ब्रॉडबैंड के लिए यूज ही होते हैं, जैसे कि हम यूज करते हैं वाईफाई, सबके पास है तो वाईफाई यूज करते हैं, तो उसके लिए ये कैपेबल नहीं है, इसलिए इसकी पावर ही नहीं है कि ये कैपेबल है। और ये सपोर्ट करता है मैक्सिमम 1 Mbps। दूसरा हमारा आता है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल भी सेम ऐसे ही होता है, लेकिन ये हेलिक्स स्ट्रक्चर नहीं बनाता। ये एक नॉर्मल होता है जिसके ऊपर एक लेयर होती है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। सबसे अंदर एक कॉपर का कंडक्टर है हमारा, फिर उसके बाद इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या करेगा कि हमें करंट लगाने से बचाता है, उसके ऊपर एक ऐसी लेयर होती है। फिर उसके बाद है उसके वेरिएंट मेटल कंडक्टर है, फिर प्रोटेक्टिव प्लास्टिक लेयर है जो कि हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बना रखी है। अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि जैसे कि हम उसमें यूज नहीं कर पा रहे थे ब्रॉडबैंड में, लेकिन हम इसमें यूज कर सकते हैं, ब्रॉडबैंड में वाईफाई के लिए हम यूज कर सकते हैं आराम से। और इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो अप टू 400 Mbps होती है। और इसके डिसएडवांटेज क्या है कि अब जैसे कि इसकी बैंडविड्थ बढ़ गई है तो इसका रेट भी बढ़ेगा, तो ये एक्सपेंसिव हो जाता है थोड़ा। और कंपैटिबल नहीं है ट्विस्टेड पेयर केबल, मतलब अगर हम चाहते हैं कि इस तार को इस तार से जोड़ दे तो वो कंपैटिबल नहीं, वो आपस में नहीं जुड़ सकते। थर्ड वन इज ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में क्या है कि इसमें जो हमारी ट्रांसमिशन होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर TIR यूज होता है, टोटल इंटरफेरेंस रिफ्लेक्शन, जो कि क्लास 12 में होंगे उनको पता होगा TIR क्या है। उसमें क्या होता है कि रिफ्लेक्शन होता है, एक तरफ से हमारे डायरेक्शन से जब करंट जाता है तो उसका रिफ्लेक्शन होता है, तो वो काफी स्पीड से होता है, क्योंकि उसके अंदर मिरर होते हैं और बहुत छोटा होता है, वो हेयर के बराबर का होता है, और उसमें जब ट्रांसमिशन होता है तो वो बहुत स्पीड से होता है। इसकी 3 होती है, एक प्लास्टिक पैकेट होता है, उसके अंदर ग्लास क्लैडिंग होती है, फिर ग्लास टूर होती है। इसके एडवांटेज ये है कि इंफॉर्मेशन ट्रैवलिंग लाइट बीम की तरह होती है, जैसे मतलब बहुत पतली होती है और लाइट बीम मतलब बहुत पतला होता है। सेकंड हमारा सुटेबल फॉर हाई लेवल इंडस्ट्रियल, अब जितने भी इंडस्ट्रियल है इसमें ऑप्टिकल फाइबर बहुत ज्यादा यूज होता है। थर्ड वन इज हाई ट्रांसमिशन कैपेसिटी। कैपेसिटी इसकी बहुत ज्यादा है ट्रांसमिशन की। अब इसके डिसएडवांटेज ये है कि इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम बहुत आती है, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि वो पतली होती है, बहुत हेयर की होती है, तो उसको कट करना फिर उसके बाद उसको लगाना बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो होता है कि कई बार नुकसान भी हो जाता है, फिर उसके बाद दोबारा तो करना ही पड़ता है। तो इंस्टॉलेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है, और एक्सपेंसिव तो है क्योंकि इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, तो मतलब बड़े पैमाने पे यूज हो रहा है। बड़े पैमाने पे यूज होगा तो इसमें एक्सपेंसिव ज्यादा आएगी और मोर डिफिकल्ट टू सोल्डर। अब मैंने जैसे बताया हेयर की थीम की तरह एकदम, तो उसमें क्या है ना कि सोल्डिंग करते हैं तो वो खुद ही जल जाता है, इसको वो करने में बहुत दिक्कत हो। ये तो हमारा गाइडेड मीडिया। अब मैं बताऊंगा अनगाइडेड मीडिया के बारे में। अनगाइडेड मीडिया में अब आ जाता है हमारा माइक्रोवेव। अनगाइडेड मीडिया ये है कि मतलब हम अब केबल का यूज नहीं करेंगे, हम एयर का यूज करेंगे। एयर में जो वेव है
उसका यूज करके हम कैसे करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा माइक्रोवेव। माइक्रोवेव क्या करता है, द सिग्नल्स आर एक्सट्रीमली कंसंट्रेटेड एंड द फिजिकल रूम बट विद इन लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए, मतलब एक ही हाइट पे, एक ही डिस्टेंस पे, मतलब एक नॉर्मल डिस्टेंस पे होना चाहिए लाइन ऑफ साइट। ये इसको नीड रेंज, इसकी जो रेंज है वो है 4 गीगाहर्ट्ज से 6 गीगाहर्ट्ज की होनी चाहिए। इसके एडवांटेज ये है कि एबिलिटी है, ये ओशियन, एक ओशियन से लेकर दूसरे ओशियन के बीच में जो डिस्टेंस है वो उसको भी ट्रांसमिट कर सकता है अपने डाटा। और ये फ्रीडम फ्रॉम लैंड एक्सप्लोइटेशन, मतलब नीचे जमीन पे क्या चल रहा है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एयर से कनेक्ट होता है तो उससे उसको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। लेकिन वेदर अगर इफेक्ट पड़ता है तो उससे इसको दिक्कत पड़ेगी, ये इसके डिसएडवांटेज है। और दूसरा ये एक्सपेंसिव बहुत है, क्योंकि बाय एयर है इसलिए एक्सपेंसिव होता है। सेकंड हमारा आता है रेडियो। रेडियो वेव आर दोज वेव दैट प्रोपेगेट इन द स्काई में, सेम वैसे ही होता है इसका भी। और रेडियो वेव्स आर दोज वेव लो एंड मीडियम फ्रीक्वेंसी कैन पेनिट्रेट बर्ड्स। ये है इसका ये फायदा है कि ये पेनिट्रेट कर सकता है बर्ड्स सही। और जो हमारा पहला वाला माइक्रोवेव वो नहीं कर सकता, लेकिन रेडियो वेव क्या है, पेनिट्रेट कर सकता है हमारी बॉल को। अगर कोई रास्ते में कोई बड़ी बिल्डिंग आ जाती है तो उसको भी पेनिट्रेट करके ये ट्रांसमिट कर सकता है अपने डाटा। इसके एडवांटेज ये भी फ्रीडम फ्रॉम लैंड एक्सप्लोरेशन, लैंड पे क्या चल रहा है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एबिलिटी टू कम्युनिकेट ओवर ओशियन, सेम है, एडवांटेज इसकी सेम है, ये ओशियन को एक ओशियन से दूसरे ओशियन तक ट्रांसमिट कर सकता है। इस पे भी वेदर इफेक्ट का अभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। सेकेंड है एक्सपेंसिव। थर्ड हमारा आता है सैटेलाइट। सैटेलाइट माइक्रोवेव ट्रांसमिशन सिस्टम यूज सैटेलाइट फॉर ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग सिग्नल। The frequency range used in the system is between 11 GHz to 14 GHz। जैसे कि हमने देखा कि हमारे घर पे जो भी डिश टीवी ये सब लगे हुए हैं, उन सब का जो भी सीधा कनेक्शन होता है वो सैटेलाइट से होता है। जो इसरो होते हैं, ये बड़े बड़े रॉकेट ले जाते हैं, तो सारे सिग्नल का जो भी रिसीव करते हैं सिग्नल वहां से रिसीव होता है, यहाँ से कुछ भेजा जाता है, तो वो सारी ब्रॉडकास्टिंग जो होती है वो हमारी सैटेलाइट से होती है। इसके कुछ एडवांटेज है, ये लार्ज एरिया कवर करता है। अब बहुत बड़ा एरिया अगर हमें कवर करना है तो उसके लिए यूज होता है सैटेलाइट। और ये हमारा कम्युनिकेशन 24/7 आवर्स हो सकता है, इसमें उसकी कोई दिक्कत नहीं है वेदर के साथ। डिजाइन डेवलप इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस सैटेलाइट बाय हाई कॉस्ट, क्योंकि सैटेलाइट को वहां पे करना, इंस्टॉलेशन करना बहुत बड़ी दिक्कत है या बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है इसमें, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इसको। सेकेंड हमारा सम सर्कमस्टेंसेस लाइक वेदर और सन स्पॉट अफेक्ट द सैटेलाइट सिग्नल्स एंड कैन कॉज इंटरफेरेंस एंड मेक अ प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ द सैटेलाइट वेरी डिफिकल्ट। हो सकता है कि जैसे कि सन पे कभी कभी ना 24 तथा 365 दिन में 2-3 दिन ऐसे होते हैं जिसमें कि सन को इफेक्ट हो रहा है किसी चीज से, तो उससे हमारी सैटेलाइट को दिक्कत हो सकती है। सो नाउ आई एम गोइंग टू कॉल माय फ्रेंड निशाम मिस्टर फॉर द प्रेजेंटेशन। I'm going to explain data analytics. What is meant by data analytics? So as you can see, it can be seen whenever we make a decision in our daily lives by evaluating what has happened in the past or what will happen if we make that decision. Basically, this is the process of analyzing the past or future and making a decision based on that analysis. So data analytics का एक सिंपल सा मतलब ये होता है कि हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, उसको हम
एनालाइज करते हैं, उसमें से यूजफुल चीजें निकालते हैं और उस यूजफुल चीजों पे हम डिसीजन लेते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि डेटा एनालिटिक्स को हमें ये क्यों इम्पोर्टेंट है। नंबर 1, बेटर कस्टमर टारगेटिंग। यू विल नो योर टारगेट कस्टमर्स बेटर, रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट, बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, यू गेट मोर एक्यूरेट डेटा। सो अब इसके बाद हम बात करते हैं डेटा एनालिटिक्स के प्रोसेस की। सो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है डेटा एनालिसिस का, प्रोसेस हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले डेटा एनालिटिक्स को प्रोसेस करने में आप करते हैं डेटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन को मैं इस तरीके से समझाता हूँ कि लाइक जब हमारे एग्जाम आ रहे होते हैं हम क्या करते हैं, एक टाइम टेबल बनाते हैं कि लाइक इसको मैं फॉलो करूंगा तो मेरे 9.2 CGPA आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने पूरे डेली रूटीन को चेक करेंगे कि हमने पूरे दिन क्या करा। इसी को डेटा कलेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है इट्स टाइम टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम योर सोर्सेज। सोर्सेज इंक्लूड केस स्टडीज, सर्वेज, इंटरव्यूज, क्वेश्चनर्स, टैग, ऑब्जर्वेशन एंड फोकस ग्रुप्स। Make sure to organize the data, collected data for analysis. So अब मैंने बताया कलेक्शन ऑफ डेटा। अब इसके बाद आता है डेटा क्लीनिंग। अब हम क्या करेंगे, लाइक जब हम टाइम टेबल बनाएंगे उसमें जो चीज हमें लगती है कि अननेसेसरी है हम उसे हटाते हैं। तो इसी को डेटा क्लीनिंग कहते हैं। डेटा क्लीनिंग not all the data you collect will be useful, so it's time to clean it up. This process is where you remove white spaces, duplicate records and the basic errors. Data cleaning is mandatory before sending the information on for analysis. तो मैंने जैसा बताया कि डेटा को भी हम क्लीन करते हैं, उसमें से जो अननेसेसरी चीजें वो निकालते हैं। अब उसके बाद हम डेटा को एनालाइज करते हैं। जब वो डेटा हमारे पास आएगा फिर हम उसे देखते हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया टाइम टेबल का ही, तो हम उसको एनालाइज करेंगे कि अब क्या इसको करने से मेरे इतनी CGPA आ जाएगी। तो इसी को हम डेटा एनालिसिस कहते हैं। Here is where you use data analysis software and other tools to help you interpret and understand the data and arrive at conclusion. So इसके बाद आता है हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन। अब हम इंटरप्रिटेट करते हैं अपने डेटा को कि अब जैसे ये हमारे पास आ गया, मैं इसे रोज फॉलो करूंगा और इससे भी मेरा जो क्या कहते हैं परसेंटेज है वो मेरी अच्छी आ जाएगी। तो इंटरप्रिटेशन, नाउ दैट यू हैव योर रिजल्ट, ये हमारे पास हमारा रिजल्ट है, you need to interpret them and come up with the best course of action based on your findings. जो हमने टाइम टेबल बनाया है मेहनत से कि हाँ ये फॉलो करना तो हो जाता है। तो इसको हम विजुअलाइज करते हैं। अब विजुअलाइज मतलब क्या, जो अब हमने बना दिया है जब विजुअलाइज करेंगे कि हाँ अब हमने ऐसा किया तो अब हमारे परसेंटेज आ जाएगी। तो ये सेम ही है। तो यू कैन यूज चार्ट्स, ग्राफ्स। हम लाइक अगर ऑर्गेनाइजेशन में बात करें तो हम कभी भी किसी चीज को एनालाइज करते हैं तो हम पाई चार्ट यूज करते हैं, ग्राफ यूज करते हैं और हिस्टोग्राम्स यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है, जल्दी से समझ में आता है और अट्रैक्टिव भी होता है। सो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स के भी डिफरेंट तरीके के टाइप्स होते हैं। So first is diagnostic analytics. Diagnostic analytics is a form of advanced analytics that examine data or content to answer the question, why did it happen? It is characterized by techniques such as drill down, data discovery, data mining and correlation. So diagnostic analytics का मतलब होता है कि हम क्या कहते हैं, लाइक कोई ऑर्गेनाइजेशन है उससे सेल्स बहुत अच्छी की तो आपको देखेंगे कि हमारी सेल्स इतनी अच्छी क्यों हुई है या खराब की तो क्यों हुई है। इसी को हम डायग्नोस्टिक डेटा एनालिटिक्स कहते हैं। इसके अंदर हम क्वेश्चन फाइंड करते हैं कि व्हाई डिड इट हैपन, ऐसा क्यों हुआ। तो अब इसके बाद आता है प्रिडिक्टिव एनालिसिस। इसके नाम से आप समझ सकते हो प्रिडिक्टिव मतलब प्रिडिक्ट करना। अब हम क्या करेंगे कि डेटा जो हमारे पास है उसे प्रिडिक्ट करेंगे कि अब हमारे पास ये डेटा है, अब इसको हम यूज करने से अब हमारा ये आउटपुट आने वाला है। तो फॉर एग्जांपल लाइक एक मार्केट है जिसमें एक कपड़ों की दुकान है, अब वो मंडे टू फ्राइडे खुलती है, अब उनकी सेल्स ज्यादा नहीं हो रही। अब वो क्या करेगा, अब वो एनालाइज करेगा कि लोग ज्यादातर लोग के कौन से दिन पे आते हैं। अब जब वो एनालाइज करेगा उसको पता चलेगा कि सैटरडे और संडे ज्यादा दिन लोग आते हैं। तो अब उस पर वो डिसीजन लेगा कि मुझे सैटरडे संडे को भी दुकान खोलनी चाहिए, तो इससे हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी। So predictive analysis is a branch of advanced analytics that makes prediction about future outcomes using historical data combined with statistical modeling, data mining techniques and machine learning. अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। Prescriptive analytics is a form of data analytics that helps business make better and more informed decisions. Its goal
is to help answer questions about what should be done to make something happen in the future. अब जैसे कि हमने क्या किया कि हमने प्रिडिक्ट किया कि इसको करने से ये आउटपुट आने वाला है, तो अब वो आउटपुट जब हमारे पास आएगा, अब उससे करेंगे क्या वो आउटपुट हमारे लिए ठीक है, इतना हमारे लिए सही रहेगा, हम क्या इफेक्टिव काम कर रहे हैं या नहीं, तो वो हम प्रिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिटिक्स में आ जाता है। फिर इसके बाद दो आते हैं, स्टैटिकल एनालिसिस और टेक्स्ट एनालिटिक्स। स्टैटिकल जैसे मैंने बताया कि हम जब किसी चीज को एनालाइज करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, हिस्टोग्राफ, पाई चार्ट एंड अदर टाइप्स ऑफ थिंग्स। So static analytics is the collection of and interpretation of data in order to uncover patterns and trends. फिर आता है text analysis. Text analysis like कोई हमारे पास like थ्योरी लिखी होती है, हम उसको एनालाइज करके बताते हैं कि ये इसका मतलब ये है और इसका मतलब समझ गए ना। अब बात करते हैं descriptive analysis. Descriptive analysis is the process of using current and historical data to identify trends and relationships. डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिटिक्स का मतलब होता है कि लाइक हम पास्ट और प्रेजेंट के जितने भी हमारे पास डेटा है उसको कंपेयर करते हैं कि लाइक पास्ट में ऐसा हुआ था और अब ऐसा हो रहा है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो उसको फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। इसके बाद आता है हमारा इन्फरेंशियल एनालिटिक्स। सो इन्फरेंशियल एनालिटिक्स वर्क्स विद सैंपल डिराइव्ड फ्रॉम कंप्लीट डेटा and analytics can arise at different conclusions from the same comprehensive data set just by choosing different sampling. तो ये भी inferential एनालिटिक्स भी सेम ही है डिस्क्रिप्टिव की तरह। इसके अंदर भी हम डेटा जो का कंक्लूजन निकालते हैं, उसके बाद हम अपना आउटपुट निकालते हैं कि क्या हमें करना क्या चाहिए। So thank you everyone for listening carefully. Now I will call my friends to come over on this case. So it was a nice presentation and everyone explained their topics very well. Thank you. Now next one is women power. I think Christy, Nandani, Anishka, Ashim and Sonal. So thank you everyone.